पर्यटन को उद्योग से जोड़ने पर जोर। और राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का काम तेज। अब तक 317 महिला समेत 586 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने बनासकांठा में दियोदर के बनास डेयरी संकुल के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आलू प्रसंस्करण संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री के जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र के साथ ही पनीर उत्पादकों के विस्तारित केंद्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी और वाइस चेयरमैन। भाइयों और बहनों, बीते 1-2 घंटे में मैं यहां अलग अलग जगहों पर गया हूं। डेयरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लाभार्थी पशुपालक बहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई है। ये जो नया संकुल बना है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां भी विजिट करने का अवसर मुझे मिला। इस पूरे समय के दौरान जो कुछ भी मैंने देखा, जो चर्चा हुई, जो जानकारियां मुझे दी गई है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं और मैं डेयरी के सभी साथियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को, माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज दोपहर के बाद जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहेंगे। जामनगर की ये धरती वेलनेस के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। यहीं पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनने जा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जच्चा बच्चा के साथ साथ कामकाजी महिलाओं और गरीब वर्ग को भी पोषण मिले, इसके लिए कई कदम उठाए हैं। करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद दी गई। गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह जच्चा बच्चा की सुरक्षा और पोषण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। महामारी की चुनौतियों के दौरान भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज, ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। वहीं अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें 2015-16 की, उसकी तुलना में 2019-20 तक
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण के जो संकेत हैं उनमें व्यापक सुधार हुआ। देश भर में 40 करोड़ से अधिक पोषण केंद्रित गतिविधियों द्वारा जन जागरूकता फैलाई जा रही है। पोषण संबंधी डेटा जुटाने के लिए राज्यों को 11 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन, 11 लाख से ज्यादा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस बांटे गए। पोषण ट्रैकर से करीबन 11 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ा गया। 10 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन कर्मियों को पोषण संबंधी जो कार्य हैं उसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। पोषण 2.0 के तहत पोषण वाटिका जैसे नवोन्मेषी माध्यम से सभी जो आकांक्षी जिले हैं उनमें पोषण जागरूकता को बढ़ावा मिला। गरीब को कुपोषण से मुक्ति, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषण तत्वों की पूर्ति के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण का निर्णय और अब तक करीबन 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जो चावल है उसका वितरण किया गया है और 40 करोड़ से अधिक पोषण केंद्रित जो गतिविधियां हैं उनसे जन जागरूकता फैली है। राज्यपाल रमेश बैस ने पलामू जिले के दौरे के क्रम में कल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के पदाधिकारी राज्य की अच्छी छवि बनाने की दिशा में सार्थक पहल करें। उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश की विधि व्यवस्था वहां की रीढ़ होती है। किसी भी समस्या को लेकर आमजन थाने में जाते हैं तो पुलिसकर्मी उन्हें रिस्पांस दे, उनकी बातें सुने और प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इससे पुलिस की बेहतर छवि बनती है और आमजनों का विश्वास भी प्राप्त होता है। राज्यपाल ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से एक ओर जहां शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य एवं सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त होंगी और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में बिजली की कोई भी कमी नहीं है। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार को बिजली के लिए पैसा देना होगा। यदि झारखंड सरकार पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रही है तो यह राज्य सरकार की विफलता है। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ने मैथन में डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बाद में श्री गुर्जर ने गोड्डा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर झारखंड में धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है और पर्यटन के जरिए राज्य की कला संस्कृति को प्रमोट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के साथ समन्वय बनाकर पर्यटन में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य को पर्यटन के माध्यम से विश्व पटल पर लाने का प्रयास होना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1247 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस अवधि में 928 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,86,72,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान स्वास्थ्य संस्थान रिम्स में कार्यरत चिकित्सकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर नीतीश एक्का, डॉक्टर प्रभात कुमार और डॉक्टर पंकज बोदरा शामिल थे। आजादी के अमृत महोत्सव पर डीएवी हेहल में पूर्वभूत जल संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मेगसेस पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य के स्कूलों में जल साक्षरता अभियान और अपने नदी को जानो अभियान चलाने की आवश्यकता है। एक भी नदी ऐसी नहीं बची है जिसका पानी हम उठा के पी सके। तो सबसे पहले मैं तुम सबसे ये क्षमा मांगता हूं अपनी उम्र के उन लोगों की गलतियों का, जिन गलतियों से भारत की नदियां बेपानी हुई हैं, जिन गलतियों से भारत की नदियां नाले बनी,
मुझे लगता है कि तुम जरूर इन नदियों को नदी बनाने की शुरुआत करो। राज्य में पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 21 जिलों के 72 प्रखंडों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कल 586 नामांकन दाखिल किए गए। प्रथम चरण में जिला परिषद सदस्य के 146 पद, पंचायत समिति सदस्य के 1405 पद, मुखिया के 1127 और ग्राम पंचायत सदस्य के 14,079 पद यानी कुल 16,757 पदों के लिए 14 मई को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। और अब कुछ खबर राज्य से। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उपायुक्त से मुलाकात करने वालों ने भूमि विवाद, मुआवजा का भुगतान कराने, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, भूमि की मापी करवाने सहित अन्य शिकायतें की। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनय मित्तल ने पंचायत चुनाव के सिलसिले में विभिन्न कोषांगों का अवलोकन किया। इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम मतपेटी कोषांग का जायजा लिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनय मित्तल ने चाईबासा स्थित जिला स्कूल +2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा का अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा एक-एक कर सभी कमरों का जायजा लेते हुए वीक्षक से परीक्षा संचालन के निमित्त विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनय मित्तल द्वारा पुराना समाहरणालय परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में उन्होंने वेयरहाउस में अधिष्ठापित अग्निशामक सिलेंडर की जांच करते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसे तुरंत उपयोग में लाने की स्थिति में तैयार रखने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया प्रखंड में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समेत अन्य जानकारियां लोगों को उपलब्ध कराई गई। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर आम जनता की समस्याएं सुनी और समस्याओं को ससमय निराकरण का भरोसा दिलाया। जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रयास किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देशानुसार मानगो नगर निगम अंतर्गत जलापूर्ति बाधित होने वाले क्षेत्रों में टैंकर से जलापूर्ति किया गया। नगर निगम द्वारा टैंकर से विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की गई। पूर्वी सिंहभूम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देशानुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर मानगो नगर निगम में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फीडबैक कराने के बाद सभी कार्यों को देखते हुए टैक्स कलेक्टर और अन्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में चंदवारा प्रखंड मुख्यालय में सभी स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मौके पर सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खूंटी समाहरणालय परिसर से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 के तहत स्वच्छता रथ रवाना किया गया। यह रथ स्वच्छता संबंधित गतिविधियों में विद्यालयों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही रथ के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता संबंधित गतिविधियों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में अगले 5 दिनों तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में इस अवधि में हीट वेव चलती रहेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल एम रणवणे के स्थान लेंगे। 30 अप्रैल को रणवणे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 1 मई से मनोज पांडे भारत के नए आर्मी चीफ का कार्यभार संभाल लेंगे। नरवणे की जगह लेंगे, जो इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सेना प्रमुख बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे। इस पद पर अब तक इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी अधिकारी बैठते रहे हैं।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है। गुजरात के सूरत में कल से शुरू हुए 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी अर्बनाइजेशन कॉन्क्लेव में राज्य स्मार्ट सिटी को बेहतर कार्यकुशलता, वित्तीय प्रबंधन और उपयोगिता के लिए यह सम्मान मिला है। मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। आवासन और शहरी मंत्रालय ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी का अमृत महोत्सव के आह्वान के तहत स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 अप्रैल 2022 तक गुजरात के सूरत शहर में आयोजित किया गया है। सोमवार को एक भव्य समारोह में सम्मेलन का आगाज केंद्रीय शहरी और आवासन मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया। स्मार्ट सिटी योजना जो है, इट स्टार्टेड इन जून 2015 थ्रू सक्सेसिव राउंड्स। 100 स्मार्ट सिटीज वर नॉट डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड। किसी सरकार ने, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने तय नहीं किया। These 100 smart cities were selected through a process of citizen stakeholder consultation, and they were either selected or elected based on the projects that they put forward. सम्मेलन देश भर में 100 स्मार्ट शहरों में लागू की जा रही कुछ अहम पहलों को उजागर करेगा। ये सम्मेलन 5 उप विषयों जैसे सार्वजनिक स्थलों का नवनिर्माण, डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु स्मार्ट शहर, नवाचार और स्मार्ट वित्त पर केंद्रित है, जो स्मार्ट शहरों से देश के अन्य शहरों और कस्बों को कुछ सीखने योग्य जानकारी का प्रसार करने में मदद करेगा। डिग्निटरीज ऑफ द सिटीज जो डायमंड टेक्सटाइल सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिनके कारण ये शहर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ में सबके विश्वास के साथ में सबके प्रयास के समय में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने जा रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव का एक विशिष्ट आयोजन किया और अमृत महोत्सव के समय में बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें शहरों को संवारने, रचाने और बसाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है ताकि लोग दोगुनी ताकत से शहर को संवारने में जुटे रहें। इस सम्मेलन में भी देश के विभिन्न शहरों को सम्मानित किया गया, जिसमें पानी प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान के लिए देहरादून को प्रथम स्थान, वाराणसी को द्वितीय स्थान, जबकि सूरत को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद को प्रथम पुरस्कार, वाराणसी को दूसरा पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार मिला रांची को। प्रतिभागियों को शहरी आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक भव्य समारोह में सम्मानित किया। स्टेट अवार्ड में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे, जबकि तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला। स्मार्ट सिटी एक ऐसे भारत की कल्पना जो भारत न सिर्फ खूबसूरत होगा, चमकदार होगा, बल्कि विदेशों के साथ हम अपने को compete भी कर सकेंगे और देश के छोटे छोटे शहर भी जाग उठेंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ सूरत से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील नवल टाटा हॉकी अकादमी हॉकी इंडिया के सहयोग से कल से 1 मई तक द्वितीय हॉकी इंडिया जूनियर मेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। इस चैंपियनशिप में देश भर की 31 टीमें भाग लेंगी। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आज से मंगोलिया में शुरू होगी। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पूनिया सहित भारत के 30 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। ये पहलवानों के लिए अपनी प्रतिभा और तकनीक को और बेहतर करने का ये एक शानदार अवसर होगा। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन श्रेणियों में पुरुष टीम में कुल 20 पहलवान और महिला टीम में 10 पहलवान इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। टोक्यो 2020 पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पूनिया भी मंगोलिया की इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। 5 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। जवाब में 218 रन की लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने 19.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए।
इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 18 रनों से मात देते हुए इस सीजन में चौथी जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम को लेकर बात की जाए तो उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 16 रन से मात दी है, जिसमें टीम के लिए दिनेश कार्तिक ने मैच विनिंग पारी खेली थी, जो अभी तक इस सीजन में टीम के लिए काफी शानदार प्रदर्शन लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। आरसीबी ने भी अब तक 4 मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए 8 अंक बटोर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 19 अप्रैल 1910 को ब्रिटिश शासन ने नासिक के मजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन की हत्या के आरोप में अनंत कान्हेरे, कृष्णाजीराव कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी। मैजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन अभिनव भारत सोसाइटी की राष्ट्रवादी गतिविधियों से अवगत थे। जैक्सन ने स्वतंत्रता सेनानी बाबा राव सावरकर को गिरफ्तार किया और उन पर अभियोग चलाया था। अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे ने इसका बदला लिया। जैक्सन की प्रोन्नति और बॉम्बे स्थानांतरण होने पर उनके लिए नासिक के विजयानंद थिएटर में 21 दिसंबर 1909 को विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। जब जैक्सन थिएटर पहुंचे, अनंत कान्हेरे कूदकर उनके सामने आ गए और ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। मौके पर ही जैक्सन की मौत हो गई। अनंत को पकड़ लिया गया और बॉम्बे अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। अनंत के साथ कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर भी अभियोग लगाया गया और 19 अप्रैल 1910 को तीनों को फांसी दे दी गई। जेल अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर जला दिए और अस्थियां तक घर वालों को सौंपने के बदले ठाणे के निकट समुद्र में फेंक दी। इन महान शहीदों कृष्णाजी कर्वे, अनंत कान्हेरे और विनायक देशपांडे को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी गंगाधर परोजा का भी स्मरण कर रहे हैं। 1943 में 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी गंगाधर ने महात्मा गांधी के करो या मरो के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंगाधर को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विचाराधीन राजनीतिक कैदी के रूप में नवरंगपुर उप कारागार में रखा गया। कैद की अवधि में ही गंगाधर को ऐसे माहौल में रखा गया जहां चिकित्सा देखभाल के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। बाद में 18 अप्रैल 1943 को उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार ने नवरंगपुर उपजेल में खराब स्थितियों के लिए अपने विभाग को जिम्मेदार ठहराया। बाद में गंगाधर और अन्य राजनीतिक बंदियों को कोरापुट जिला जेल भेज दिया गया। वहां हृदय गति रुक जाने के कारण 19 अप्रैल 1943 को गंगाधर परोजा का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस सपूत गंगाधर परोजा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वाधीनता सेनानी शंकर दयाल मिश्र को भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1943 में आज के ही दिन उनका निधन हुआ था। शंकर दयाल का जन्म 1919 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था।
वे एक कर्मठ कांग्रेसी थे और भारत छोड़ो आंदोलन तथा अकाल जैसी स्थिति पर लोगों के असंतोष व्यक्त करने में सक्रियता से शामिल थे। प्रांत में कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद कई अन्य लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1942 से मार्च 1943 के दौरान उन्हें रायपुर जिला जेल और जबलपुर जिला जेल में हिरासत में रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गई। 1943 में 19 अप्रैल को उनका निधन हो गया। महान शहीद शंकर दयाल मिश्र को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी विधुरंजन भट्टाचार्य को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 1930 में 19 अप्रैल को शहीद हुए थे। विधुरंजन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे और 18 अप्रैल 1930 के चटगांव हमले में शामिल थे। इस हमले के दौरान हुई मुठभेड़ में विधुरंजन घायल हो गए और अगले ही दिन 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त विधुरंजन भट्टाचार्य को हमारी सादर श्रद्धांजलि। आज हम मध्य प्रदेश के सागर निवासी शहीद पूरन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने अपने क्षेत्र के आंदोलनकारियों को एकजुट किया और सागर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान पूरन को पकड़ लिया गया और 1858 में 19 अप्रैल को फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत शहीद पूरन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1882 में क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का इंग्लैंड के टाउन में निधन हुआ था। साल 1859 में डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांतों को अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में वर्णित किया था। आज ही के दिन 1955 में आयरिश मूल के भारतीय लेखक और दार्शनिक संरक्षित वनों का आंदोलन शुरू करने वाले जिम कॉर्बेट का केनिया के नियरी में निधन हुआ था। आज ही के दिन 1975 में भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसे इसरो ने बनाया था। आज ही के दिन 2012 में ओडिशा के व्हीलर आइलैंड से DRDO ने लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण किया था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की भी रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर झारखंड के दौरे पर गोड्डा और धनबाद में की समीक्षा। कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभागों के कार्यों का लिया जायजा। पर्यटन को उद्योग से जोड़ने पर दिया जोर। और राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का काम तेज। अब तक 317 महिला समेत 586 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा।